तो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे है फैज इजराइली भाई। ये एक ब्लॉगर है, डिजिटल मार्केटर है। जैसे कि आपने हमारी बहुत सारी इंटरव्यूज वीडियोस देखी हैं, सब में ऐसे आपने फेमस लोगों को देखा है। कुछ जेम्स ऐसे भी होते हैं जो फेमस मतलब सामने नहीं आते हैं, बैकएंड में बहुत अच्छा काम करते हैं और लाइक जो बोलते हैं ना, सो कॉल्ड ब्लैक हैट जो करते हैं और कुछ अंदर की स्ट्रेटजीज जो लगाते हैं, तो वो लोग अपने आप को डिस्प्ले नहीं करते हैं। तो फैज इजराइली भाई कुछ वन ऑफ द प्रोज में से है जो सामने नहीं आते हैं। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं कुछ ब्लॉगिंग स्ट्रेटजीज के बारे में, कुछ अंदर की बातें जो कोई और आपको नहीं बताएगा। तो अगर आप सबको भी जानना है ब्लॉगिंग रिलेटेड इनसाइडर स्ट्रेटजीज, तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा। आप सब देख रहे हैं ट्राई डब्ल्यू टेक, ट्रायोटेक नाम मत भूलेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फैज भाई से ब्लॉगिंग के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में, और कुछ जानेंगे, कुछ सीखेंगे नई स्ट्रेटजीज। तो चलिए हम सीधे बात करते हैं अपने फैज भाई से। फैज भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू अमित भाई फॉर इनवाइटिंग मी हियर। हम चाहते हैं कि फैज भाई आप हमारी ऑडियंस को एक क्विक क्विक इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ से लाइक आते हैं, आपने क्या किया है, सारा कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कुछ ब्लॉगिंग में अराउंड मोर देन 5 इयर्स का है। और स्टार्टिंग में क्या था कि लाइक एक ऐसा कह सकते हैं कि घर पे मैं कंप्यूटर लेकर आ गया था और साइबर काफ़े में जाता था। तो मुझे ऐसा था कि यार ऑनलाइन में पैसे कमाना स्टार्ट करूँ, तो मैं सर्च करता रहता था कुछ। बहुत सारी मेथड्स पहले भी मैंने ट्राई किया था पैसे कमाने के लिए, लाइक ई बुक सेल करना या फिर एडवर्टाइज पे क्लिक करना, उससे पैसे कमाने का। बट जो हम्म। अल्टीमेट मेरे को मेथड लगा वो ब्लॉगिंग लगा, तो मैंने उसके लिए फिर अपना रिसर्च लाइक स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पर मैं लाइक 12th में था, तो मैंने स्टार्ट किया ये सब चीज़ें सीखना कैसे होता है। और फिर एक तरह से मैंने जॉब स्टार्ट की कॉल सेंटर में। तो फिर थोड़ा अगर अर्निंग हुआ तो मैं इसको ब्लॉगिंग में इन्वेस्ट करता रहा। और लाइक जब मैं कॉलेज कंप्लीट कर चुका था तब मैंने जॉब छोड़ दी, और मैं तब से लेकर अभी तक लाइक फुल टाइम ब्लॉगिंग ही कर रहा हूँ। तो फैज भाई, हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपकी लाइक कुछ पर्सनल है, आपने कहाँ से क्या पढ़ाई की, और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। यस, मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से हूँ बेसिकली। और मैं मतलब बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। और इसके अलावा लाइक मेरे रैंक ड्राइव टेक्नोलॉजीज करके एक कंपनी भी चलाता हूँ, जिसमें हम लोग एसईओ की सर्विसेज देते हैं। और मेनली हमारा जो टेस्टिंग रहता है वो खुद के ही ब्लॉग्स पे रहता है एसईओ के रिलेटेड। और जो क्लाइंट्स होता है उनके लिए हम लोग प्योर जो वाइट हैंड टेक्निक्स है वो ही फॉलो करते हैं। बाकी जो हमारे खुद के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम लोग ब्लैक हेड एसईओ करते हैं। क्योंकि ब्लैक हेड एसईओ का जो रीज़न होता है वो यही होता है कि उससे आपको एसईओ में रैंकिंग्स जो मैन होता है, लाइक जब कोई गूगल में कुछ चीज़ सर्च कर रहा है तो उसमें आपको मैन प्रायोरिटी होता है कि उस कीवर्ड पर आपका टॉप 10 में पोजीशन आ जाए। तो ब्लैक हेड से वो चीज़ क्विकली हो जाती है। तो जो अर्निंग का आपका पोटेंशियल है वो ब्लैक हेड एसईओ से जल्दी रहता है। सो यही चीज़ ब्लैक हेड एसईओ जो है वो हम लोग काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं हूँ और मेरे साथ मतलब मेरे पार्टनर्स है, एज वेल एज मेरे पास टीम है। तो हम लोग यही करते हैं एसईओ मतलब फुल टाइम। तो हम इससे स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आपने ब्लैक हेड व्हाइट हेड दोनों की बात की। तो हमारी जो ऑडियंस है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग लाइक बिगनर्स हैं, और कुछ मीडियोकर्स हैं जो मीडियम लेवल पे पहुंच गए। उनको लाइक 1-2 साल पुराना उनका ब्लॉग है, उनको रिजल्ट नहीं आता है। तो आप क्या कहेंगे, क्या ब्लॉगिंग अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है उनको क्या करना चाहिए, और जो लोग मीडियोकर है उनके लिए क्या टिप्स आपकी होंगी जिससे उनके रिजल्ट्स दिखे। और अगर वो व्हाइट हेड स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं तो उनको मतलब क्या करना चाहिए, और अगर व्हाइट हेड काम नहीं करी तो ब्लैक हेड में कुछ ऐसी जो स्ट्रेटजीज जो मतलब इतना बैकफायर लोगों को ना करे बट दे कैन यूज। राइट राइट। तो लाइक बिगिनर्स को मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि एक्चुअली मेरा भी जो ब्लॉगिंग का स्टार्टिंग हुआ था, मेरे को आज भी काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि आप ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करना चाहिए। मैं उनको ये बोलूँगा कि आप स्टार्टिंग करो, अपने जो आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास है उसको आप अपडेट करो। और आप जो कम्युनिटीज़ होती है, फॉरम्स होती है, उसमें आप एक्टिव रहो। तो आप जब किसी का कमेंट्स और क्वेश्चन आंसर पढ़ते हो तो आपको ज़्यादातर नॉलेज वहीं से मिल जाता है। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे आपको भी पता होगा याहू आंसर का बहुत क्रेज था, ऑर्कुट का बहुत क्रेज था, वहाँ पर कम्युनिटीज होती थी। याहू आंसर में क्वेश्चन आंसर होता था। मैं वही सब हम्म। चीजें उस टाइम पे पढ़ता था और खुद ही आंसर लिखता था। तो उससे मेरा राइटिंग का भी प्रैक्टिस काफी हो गया। और एज वेल एज लाइक मैं फॉरम्स में इतना एक्टिव था कि मैं ई बुक भी सेल कर पा रहा था। तो मैं लाइक जो मेरा फर्स्ट अर्निंग हुआ था वो भी एक ई बुक सेल करके ही हुआ था, लाइक $10 का। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा राइटिंग करना आ जाए
तो आप ब्लॉग इजीली बना सकते हो, बिकॉज वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन और ये सब चीज़ें यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप सर्च करो, आपको हिंदी में, उर्दू में, हर एक लैंग्वेज में आज के टाइम पे यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ है। उस टाइम पे तो इतना नहीं था यूट्यूब पर, बट आज सारी वीडियोज़ है। तो आप सिंपली राइट करना सीख लो, फिर आप एक वेबसाइट इजीली बना सकते हो। और उस पर बस आप लाइक नेचुरली अगर आपको रैंकिंग लाना है तो आप बस कंटेंट लिखो और उसको स्लोली स्लोली शेयर करना स्टार्ट करो। जैसे आप खुद का एक फेसबुक में प्रोफाइल आपने बनाया है, वैसे ही आप पेज बनाओ, आपकी जो ब्लॉग है उसके लाइक दूसरे सोशल मीडिया में आप उसको शेयर करो। बहुत सारे सोशल मीडिया होते हैं जो उस टॉपिक पर डिस्कशन होता है। और जैसे मैंने बताया कि फॉरम्स होते हैं, कम्युनिटीज होती है। तो आप जब भी नया कंटेंट पब्लिश करते हो और आपको लगता है कि आपने उसमें 1000 वर्ड या 2000 वर्ड लिखा हुआ है, तो आप वही चीज़ अपने फॉरम्स वगैरह, कम्युनिटीज वगैरह में शेयर करो कि यस, ये क्वेश्चन का आंसर मैं अपने ब्लॉग पोस्ट में लिख चुका हूँ, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो वैसा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो मतलब अभी ये स्टार्टिंग जो लोग करना चाहते हैं वो इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, जी। और अपने पोस्ट को आप यहाँ से नेचुरली थोड़ा बहुत ट्रैफिक इनिशियली लेके आ सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा फैज भाई बात करते हैं जो लोग मीडियोकर ब्लॉगर्स हैं, मतलब लाइक जो 2 साल से काम कर रहे हैं, 3 साल उनको हो गया बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो अब आप उनको क्या टिप्स देना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक हम छोटा सा केस स्टडी देते हैं। एक ऐसा ब्लॉग है जिसने 50-60 आर्टिकल्स डाल दिए हैं एक राइट। ऐसे निश में जिसमें थोड़ा बहुत कंपटीशन है, और वो चाहता है कि मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्ड मिले, मुझे अच्छा 2 साल हो गया, मुझे अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि लाइक ज़्यादातर जो रीजंस होते हैं, बिकॉज मेरे खुद के काफ़ी सारे फ्रेंड है जो कंटेंट लिखते रहते हैं अपने ब्लॉग पर, लेकिन उनका कहीं ना कहीं वेबसाइट पर स्पैमिंग भी वो करते हैं, बैकलिंक्स और ऐसा कुछ बनाते हैं। तो जिसकी वजह से एक तरह से आपकी गूगल में एक रेपुटेशन होता है, जो गूगल का खुद का कह सकते हैं कि बहुत सारा पैरामीटर्स है जो गूगल डिसाइड करता है कि मैं गूगल में टॉप 10 में किसको रैंक करूंगा। तो उस पैरामीटर्स में स्पामिंग और ये सारी चीजें जो होती है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होती है। आप जब कोई ऐसी मेथड यूज करते हो तो उससे आपका कंटेंट उतना जल्दी रैंक नहीं होगा, या कह सकते हैं कि कई बार वो आपका कंटेंट टॉप 100 में ही नहीं आ पाता है। तो उसका रीजन फार्मिंग ही होता है मोस्ट ऑफली, बिकॉज मैंने ऐसा नहीं देखा है कि कोई कंटेंट आपने लिखा हो और विद इन 6 मंथ उसमें ट्रैफिक आना स्टार्ट ना हो। बिकॉज मैं खुद भी कह सकते हैं कि काफी नए ब्लॉग्स बनाता हूँ, और मैं ज्यादातर 1 महीने तो वेट ही करता हूँ कंटेंट पब्लिश करके। और मैं खुद देखता हूँ कि ये साइट में ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं लेकिन हमको उसको अर्निंग के लिए टेस्ट करना पड़ता है कि इसमें इतना सीपीसी मिल रहा है या नहीं, या अगर अफिलेट कर रहा हूँ तो इतना कन्वर्जन मिल रहा है या नहीं। तो उसको बस चेक करने के लिए मैं कंटेंट को वैसे ही पब्लिश करके देखता हूँ 1 मंथ तक कि उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर उसमें रिजल्ट आना स्टार्ट होता है तभी मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा बैकलिंक्स में। अदरवाइज मैं उस कंटेंट को लाइक रिमूव करके, डोमेन डी इंडेक्स करके उसको किसी और पर्पस के लिए यूज कर लूंगा। तो उससे मेरा कंटेंट का भी पैसा बच जाएगा और बैकलिंक का भी। तो अभी इसमें जैसे हम डोमेन और अपनी वेबसाइट को तो खत्म नहीं कर सकते, जैसे आपने बताया कि अगर उस पर रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हमको कितने पोस्ट डालने चाहिए और ताकि हमें जैसे ट्रैफिक आए इनिशियल लेवल पे? मैंने एक मीडियोकर की बात कर रहा हूँ कि जैसे उसने 1 साल हो गया काम किया है, 10-20 आर्टिकल्स डाले हैं, बट अब राइट। उसको क्या करना चाहिए? वो अगर उसको रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसको अपना वो वेबसाइट पे काम करना छोड़ देना चाहिए, या फिर नई वेबसाइट स्टार्ट करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? ठीक है, ऑब्वियसली लाइक मेरे लिए तो इतना मैटर नहीं करेगा, बट हाँ हो सकता है जैसा आपने बताया है कि वो भी एक हो सकता है कि काफी लोग अपने ब्लॉग को बनाए और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये डोमेन ने मेरे को बहुत हार्डली मिला है या उसके साथ मैं ज्यादा कनेक्टेड हूँ, तो मुझे इसको बाय एनी कॉस्ट इसको रिकवर करना है या कैसे भी करके इसको फिक्स कर देना है, ताकि मैंने जो कंटेंट पब्लिश किया है 50 से 100, वो कंटेंट का मेरे को कहीं ना कहीं वर्थ मिल सके। ठीक है। तो हम्म। वैसे केस में नंबर 1 स्टेप होता है कि वेबसाइट का आप एक ऑडिट करो। ठीक है। अब ऑडिट कैसे करना है, अगर आप थोड़ा सा गूगल सर्च करोगे तो आपको काफी सारे ऐसे गाइड मिल जाएंगे। तो ऑडिट बेसिकली क्यों करना पड़ता है ऐसे केस में जब आपकी साइट रैंक नहीं हो रही? तो ऑडिट करने का सबसे मेजर रीजन यही होता है कि आप सबसे पहले चेक करते हो कि मेरी वेबसाइट में कहीं ना कुछ कह सकते हैं कि टेक्निकल एरर हो सकता है जिसकी वजह से साइट रैंक नहीं हो रही है। कुछ बैकलिंक रिगार्डिंग एरर हो सकता है जिसकी वजह से रैंक नहीं हो रहा है। और ये 2-3 रीजन होते हैं, तो आप ऑडिट करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम है मेरी साइट में। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कह सकते हैं कि ऑटोमेटेड टूल्स है जिसमें आपको वेबसाइट सिर्फ आपका रखना है
और वो आपको खुद ही एक रिपोर्ट जनरेट करके बता देंगे कि आपकी वेबसाइट में ये इश्यूज है। फिर आप उसको सर्च करके फिक्स कर सकते हो। और बाकी अगर आपने कह सकते हैं कि मैं ये भी समझ सकता हूँ कि किसी को टेक्निकल भी अच्छा है, उसका बैकलिंक कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा उसने स्पैम नहीं किया है और फिर भी रैंक नहीं हो रहा, तो वैसे केस में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसा कीवर्ड निकालो सर्च करके जो इजी टू रैंक हो। अब वो कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए आपकी अगर कोई नीच है तो आप एक एक दो टूल बाय कर सकते हो। जैसे मैं यूज करता हूँ एचरेफ। एचएफ में आप कोई भी अपना टॉपिक सर्च करो, लाइक हेल्थ हो गया या फाइनेंस हो गया, फिर आप ऐसी साइट को फाइंड करो जो रैंक कर रही हो और वो साइट बिल्कुल नई हो, 3 महीने या 4 महीने पुरानी साइट हो। आपको वो सब एचएफ में सारे फीचर्स है, आप वो चीज फाइंड कर सकते हो। और उस बंदे को आप आउट रैंक करने का ट्राई करो जो बहुत नई साइट है फिर भी फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर रहा है। और आपकी मतलब नीच वाइज आपको देखना रहेगा कि आपकी नीच में हो वो। तो ऐसे मैं खुद भी करता हूँ। मैं हमेशा जब भी गूगल पे सर्च करता हूँ तो मेरे साथ ये रहता है मेरा हैबिट कि मैं टॉप 20-30 साइट्स का मैं हमेशा चेक करता रहता हूँ कि इसमें से ऐसी साइट कौन सी है जो बिल्कुल नई आ गई है और मेरी नीच में वो रैंक कर रही है अच्छी पोजीशन पर। उसको मैं सेव करके रखता हूँ और जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं उसको एचरेफ में चेक करता हूँ कि वो कौन से पोजीशन पर रैंक कर रहा है। और लेट्स से कि अगर मेरे को कोई साइट ऐसी मिल जाती है जो फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर रहा है, मेरी नीच में है और बिल्कुल नई साइट है, तो मैं तुरंत अपने कंटेंट राइटर को लाइक 2000 वर्ड या ऐसे कंटेंट लिखवाता हूँ जो उस बंदे के कंटेंट से लॉन्ग हो और प्रॉपर हो। तो वो सबसे हाईएस्ट चांसेस होता है साइट को जल्दी रैंक कराने का। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज थी जिनको आप सब यूज कर सकते हैं, और मतलब आप एक स्ट्रेटजी के तहत अपने जो कंपटीटर है उसको आउट रैंक करके बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक ले सकते हैं। तो फैज भाई, अभी जो मेजर प्रॉब्लम मैंने देखी है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को अपना निश फाइंड करने में कि भाई किस निश में हम घुसे। क्योंकि अभी लोग देखते हैं कि भाई ब्लॉगिंग में बहुत ज्यादा पैसा है तो ब्लॉगिंग निश में कूद गए, होस्टिंग में बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता है तो उसमें कूद गए। लेकिन उनको ये भी तो ध्यान में रखना चाहिए कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, सब लोग वही चीज कर रहे हैं। तो अगर आपका क्या फ्रेमवर्क होगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक नया निश फाइंड करना है, तो क्या प्रोसेस आप रखेंगे, मतलब उसका प्रोसीजर क्या होगा, जिससे कि हमारी ऑडियंस को भी समझ में आ सके कि भाई किस तरीके से निश फाइंड करना चाहिए। नीच फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, अगर लाइक लेट से कि मेरे पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और मेरे को अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको ऐसा वेबसाइट आपको मतलब ढूंढना पड़ेगा जिसका आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन हो, लाइक वो डोमेन कितना पुराना है, उसमें कितना ट्रैफिक है, कौन से कीवर्ड पर रैंक कर रहा है, कितना बैकलिंक्स बनाया है, और उसने जब स्टार्ट किया था तो उसका रेवेन्यू कितने दिन के बाद आना स्टार्ट हुआ है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी ब्लॉगर को पूछोगे तो वो नहीं बताएगा, राइट? लेकिन जब ब्लॉगर्स इस तरह की वेबसाइटों को बेचने के लिए जाते हैं तो ये सारी चीजें रिवील कर देते हैं। और उसका सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो फ्लिपा वेबसाइट है। आप जाओ फ्लिपा पर, अपना जो भी टॉपिक पे आपको लग रहा है कि इसमें मेरे को स्टार्ट करना है, आप सर्च करो। तो अब वहां पर आपको फायदा ये होता है कि आपको ऐसी साइट मिल जाएगी जो 1 साल पुरानी है और लाइक $1000 या $500 पर मंथ बहुत इजीली कमा रहा है। वो उसका आप बैकलिंक देख सकते हो कि डिफिकल्ट है या इजी है, क्योंकि बैकलिंक भी आपको पता चल जाता है कि लाइक 20 या 30 बैकलिंक में अगर कोई साइट रैंक कर रहा है और इतना पैसा मतलब कमा रहा है। और लाइक इंडिया में अगर देखा जाए तो आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए अगर वो बंदा $1000 कमा रहा है और आप $200-300 भी अगर कमाना स्टार्ट हो जाते हो तो आपके लिए काफी है। तो आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ऐसे साइट को आप एक तरह से कलेक्ट करो जो फ्लिपा पे लिस्ट हो रही है, जिस कैटेगरी में आपको साइट बनाना है और उसका जो कीवर्ड पर रैंक कर रहा है। जैसे मैंने बताया लाइक 2000 वर्ड या 1000 वर्ड का आप कंटेंट लिखाओ लाइक लॉन्गर देन देम। और उसके बाद जो बैकलिंक्स आप बना सको उनको जो भी लाइक एट द एंड ऑफ द डे आपको उसकी साइट को कहीं ना कहीं क्लोन करना है। जो स्ट्रेटेजी उसने फॉलो की है आपको बस उसको कॉपी करना है, तो आप इजीली उस तक रैंक कर पाओगे। और लाइक ऐसे काफी सारे चांसेस है जिसपे मैंने खुद ने साइटें बनाई हैं और लाइक लोगों ने उस टाइम पर ब्लॉग कमेंट की थी 20 या 15 एक बंदे ने, तो मैंने ब्लॉग कमेंट की और मेरी साइट उस बंदे के अलग कुछ और थोड़ी सी बेसिक लिंक्स है मैं उसको आउट रैंक भी कर पा रहा था। तो बहुत ऐसी हम्म। साइटें मिलती रहती है मुझे अभी भी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर जिन लोगों को निश फाइंड करना है तो इस तरीके से आप प्रॉफिटेबल निश फाइंड कर सकते हो और बहुत अच्छा ट्रैफिक लेके आ सकते हो अपनी साइट पे। तो फैज भाई, अभी आपने देखा होगा, आप भी नोटिस करते रहते हैं, हमारी जो ब्लॉगर्स की कम्युनिटी या फिर यूट्यूबर्स की कम्युनिटी है, जो मेक मनी ऑनलाइन जो कम्युनिटी है, जिसमें लोग बहुत सारी चीजें सर्च करते रहते हैं ब्लॉगिंग रिलेटेड। तो इसमें बहुत सारे लोग, एक जो मिथ बन गया कि भाई एडसेंस
या फिर अफिलिएट मार्केटिंग? लोग बोलते हैं हमें एडसेंस के ऊपर ब्लॉग बनाना है और वहां से अच्छा खासा पैसा कमाना है, तो आप क्या रिकमेंड करोगे? आदमी को अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहिए या फिर एडसेंस? एडसेंस वर्सेस अफिलिएट मार्केटिंग। इसमें मैं आपको बताता हूँ, लाइक जो लॉजिकल एक रीजन होता है। सबसे पहले तो एडसेंस साइट मेरे हिसाब से आप जो बनाते हो, इन्फॉर्मेटिव साइट कभी नहीं होना चाहिए जिसमें आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, क्योंकि उसमें आप कितने भी कंटेंट डालोगे, लोग कंटेंट को रेड करेंगे और वो चले जाएंगे। तो एडसेंस का जो एक्चुअल रेवेन्यू आता है वो आता है एड पे क्लिक होने से। तो मैं ऐसी नई चीज हमेशा एडसेंस में फाइंड करता हूँ जो CTR बेस हो, लाइक जिसमें यूजर आता है और कुछ ना कुछ एक्शन लेता है। लेट से कि अगर उसको एग्जाम रिजल्ट चेक करना है तो मैं वेबसाइट पे लिखूंगा कि यहाँ पर आप जाओ और अपना रिजल्ट चेक करो, तो उसको कहीं ना कहीं क्लिक करना पड़ रहा है। तो इस तरह की नीचे सबसे पहले तो फाइंड करना डिफिकल्ट है, और फिर उसमें कहीं ना कहीं इतना डिफिकल्टी लेवल कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रोफेशनल ब्लॉगर होते हैं ऐसी नीचे में जिसमें पैसा ज्यादा होता है। तो उस लेवल पर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप नहीं पहुंच पाओगे। तो आप ये कर सकते हो कि लाइक बेसिक तो कह सकते हैं कि अफिलिएट साइट बना सकते हो सबसे, और उसके अंदर आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में एडसेंस लगा सकते हो। क्योंकि कई लोगों को ये चीज होता है कि लाइक अफिलिएट हम साइट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हम एडसेंस यूज नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। आप फॉर एग्जांपल अगर आप बेस्ट लैपटॉप का गाइड लिख रहे हो तो वो आपका अफिलिएट होता है। और लैपटॉप को कैसे आपको कह सकते हैं कि रिपेयर करना है या लैपटॉप पे एरर सॉल्व करना, तो वो कंटेंट में आप एडसेंस यूज कर सकते हैं। तो आप दोनों चीजें एक साथ कर सकते हो। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, मेरे जो भी लाइक फ्रेंड सर्कल में भी है जिन्होंने आज तक कभी ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की है लेकिन अब उनको करना है, बिकॉज वो मेरे को देखते हैं कि हाँ ये ब्लॉगिंग कर रहा है। अभी इवन लॉकडाउन में मेरे को काफी कॉल आते हैं कि यार अभी घर पे बैठा हूँ, लैपटॉप है, नेट है, तो क्या कर सकते हैं। तो मैं उनको भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग अफिलिएट से स्टार्ट करो। क्योंकि मैं पर्सनली जितना मैं देखता हूँ, मेरी ज्यादातर साइट है, अगर कहीं ना कहीं ऑटोमेटेड भी मैं अगर काम कर रहा हूँ, किसी और पे मैं काम कर रहा हूँ, तो भी वो साइट है अफिलिएट की जल्दी रैंक होती है एडसेंस के कंपेयर टू, और एक तरह से रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती है कि एक तो अर्निंग जल्दी हो और इजी टू रैंक हो। तो अफिलिएट मैं सजेस्ट करूंगा स्टार्टिंग में। बिल्कुल। तो अभी ये तो बहुत अभी लोगों के सामने पिक्चर क्लियर हो गई कि अफिलिएट मार्केटिंग या एडसेंस किस में ज्यादा रेवेन्यू है। तो भाई दोनों में ही अपने अपने डिपेंड करता है कि अपना अपना कौन कैसे आप कर रहे हो, रेवेन्यू कितना आ रहा है वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हो। तो दोनों ही बेटर है अगर आप करना चाहते हो। तो फैज भाई अभी हम थोड़ा सा ईएमडी के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी ईएमडी के ऊपर भी क्रेज बढ़ा है, लोग ईएमडी पे भी जा रहे हैं। वो तो अलग बात है कि पहले लोग बहुत अच्छे अच्छे एएमडीज को मतलब बुक करके रख चुके हैं, बट अभी भी क्या एएमडी का फ्यूचर है उसमें? अगर हम काम करें तो क्या रिजल्ट दिखता है? और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर हम ईएमडी डोमेन्स फाइंड कर रहे हैं, कैसे सब? हाँ, ये चीज़ है कि लाइक मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट तो ब्रांड डोमेन ही होता है। या आप पार्सल मैच डोमेन ले लो, या डोमेन में जैसे ब्रांड डोमेन और उसमें दोनों फर्क ये रहता है कि ब्रांड डोमेन में आप अपना नाम लिख सकते हो या फिर आप कोई ऐसा कीवर्ड लिख सकते हो जो थोड़ा यूनिक हो। बट जो पार्सल मैच डोमेन होता है जिसमें आप अपना कीवर्ड भी यूज करते हो और थोड़ा सा डोमेन सही लगता है, ब्रांडेड लगता है। और ईएमडी में क्या रहता है कि आपको अगर बहुत ही लाइक कह सकते हैं कि फोर्सफुली रैंक करना है, लेट्स से कि अगर मेरे को कोई कीवर्ड को रैंक करना है कम टाइम में और थोड़ा जल्दी रैंक करना है, तो ऐसे टाइम पर मैं ईएमडी यूज करूंगा या इवन लाइक एक्सपायर डोमेन यूज करूंगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि टेस्टिंग भी करता हूँ मैं कई बार, तो ईएमडी में डोमेन्स यूज करता हूँ। तो यही एक अगर जल्दी रैंक करना है तो आप ईएमडी ले लो। बाकी अगर आपको प्रॉपर ब्लॉगिंग ही करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ऐसे केस में आप एक अच्छा डोमेन ही लो। तो अभी जैसे इस केस में होता है ना, लोगों की क्वेरी ये होती है कि हम जैसे कोई कंपनी का नाम है उसके नाम पे हम डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं? जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल अभी जैसे ग्रामरली है, तो क्या हम ग्रामरली उसके आगे कुछ भी जो कीवर्ड लोग सर्च करते हैं वो करके हम डोमेन बुक कर सकते हैं .com? ईएमडी में देखो, येट अभी मैं ये चीज बताता हूँ कि मेरे साथ क्या रहता है कि मैं ज्यादातर केसेस में देखता ही नहीं हूँ कि इसका डोमेन कैसा है क्या है, मैं परचेस कर लेता हूँ। क्योंकि मेरा एक स्ट्रेटजी रहता है कि मैं क्विकली रैंक करना चाहता हूँ। तो उस केस में मेरे को अगर कोई ईमेल आता है कि ये डोमेन आप डिलीट कर दो या जो भी है, तो मैं डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज वो मेरे लिए इतना मैटर नहीं करेगा कि मैं डोमेन को अपने साथ रखूँ। बट कोई बिगनर है तो उसके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल में सर्च कर सकते हो कि ये डोमेन का ऑलरेडी कोई कंपनी रजिस्टर है। और अगर कोई बड़ी कंपनी रजिस्टर है तो आप उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि आज नहीं तो कल उनको वो चीज़ पता लगेगी कि आप उनके डोमेन के साथ साइट बनाया हुआ है आपने। तो वो आपको कभी ना कभी तो परेशान करेगी। अगर आपका डोमेन कोई छोटी मोटी कंपनी के नाम से आपने लिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है।
नहीं, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि लोग चाहते हैं कि जैसे ये कंपनी और आगे डिस्काउंट लगा दिया .com, तो राइट। उनको जो कमीशन आती है वो उनका वो तो ट्रैक करते हैं कि भैया किस डोमेन से इनको कमीशन आ रहा है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे शेयर सेल के कुछ प्रोडक्ट्स लोग प्रमोट करते हैं, तो या उसमें दिखाता है कि कहाँ से सेल आ रही है। तो मेरे ख्याल से मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि कंपनी आपको अफिलिएट कमीशन देने से रिफ्यूज कर देती है क्योंकि आपने उनके ट्रेडमार्क वाले डोमेन से सेल जनरेट किया है। तो कभी आपने फेस किया ऐसा कुछ इशू? इसका मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली मैं खुद भी होस्टिंग कूपन्स वगैरह पे काम करता था एक टाइम पे, और मैं उसी पे काम करता था जिसमें मेरे फ्रेंड जॉब करते थे। तो मैंने उनसे ये चीज़ सबसे पहले पूछी कि ये डोमेन अगर मैं परचेस कर रहा हूँ तो मेरे को कल ना कल कोई पेमेंट का इशू या कुछ आएगा। तो उसने एक ही चीज़ बताई कि इशू तो रहेगा क्योंकि डोमेन नेम में ही आपने कंपनी का नाम यूज़ किया है, लेकिन कंपनी को फर्क इतना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंपनी को रेवेन्यू दे रहे हो, आप उसको कमीशन ला के दे रहे हो या कूपन से आप उसको सेल्स ला के दे रहे हो, तो उसको कंपनी को इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो ज़्यादातर केसेस में अगर आप देख रहे हो कि ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने बुक करा हुआ है सेम डोमेन, तो आप बुक कर सकते हो ऐसे केस में। मतलब आप सब कर सकते हो लेकिन एट योर ओन रिस्क, ये बोला जाएगा। तो अभी जैसे फैज भाई, अभी हम सब कुछ बात करते हैं कंटेंट के ऊपर। तो अभी सपोज हम सब एक नई वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या प्रोसीजर होना चाहिए कि लाइक हम 6 महीने तक किस पे ध्यान दें, बैकलिंक्स कितने महीने बाद बनाए, मतलब और क्या कंटेंट का स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे सारी चीजें होनी चाहिए। तो एक लाइक 1 साल के अंदर हमको क्या करना चाहिए एक फ्रेश वेबसाइट पे? स्टार्टिंग में तो कंटेंट आपको सबसे पहले पब्लिश करना है, और आप देख सकते हैं, थोड़ा आप रिसर्च कर सकते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स है वो कितने वर्ड्स का कंटेंट लिख रहे हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है कि अगर यूजर का प्रॉब्लम 500 वर्ड में सॉल्व हो रहा है तो उसमें आपको 1000 वर्ड या 2000 वर्ड लिखने का इतना फायदा नहीं होगा। तो आपको बस सबसे पहले अपने नीच वाइज देख लेना है कि कॉम्पिटिटर्स किस तरह का स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो गूगल उनके लिए वर्क करा रहा है वो चीज़ आपके लिए वर्क करेगा, ठीक है। तो उनका आप कंटेंट देख लो। दूसरा, आप स्टडीज के हिसाब से अगर एसईओ की बताऊं तो आपका कंटेंट जितना लॉन्ग होगा उतना बेटर होता है। इवन काफ़ी सारे केस स्टडीज भी ऑनलाइन अवेलेबल है कि 2000 वर्ड से ज़्यादा कंटेंट आपका लॉन्ग होना चाहिए, तो वो आपको ज़्यादा बेटर रैंक देगा। क्योंकि एक कंटेंट होता है वो कभी भी एक वर्ड पे रैंक नहीं करता है, वो मल्टीपल वर्ड्स पे रैंक करता है। तो जितना ज़्यादा लॉन्ग कंटेंट होगा आपका रिपीटेशन भी इतना ज़्यादा होगा कीवर्ड्स का, और वो इतने ही मल्टीपल कीवर्ड्स पर रैंक करेगा। और दूसरा, आपको लाइक बेसिक जो ऑन पेज एसईओ होता है वो आप देख सकते हो कि आपको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर कितना इंटरनल लिंकिंग करना है, कितना आपको टैग्स को कौन सा फाउंड्स यूज़ करना है, या कौन सा लाइक इमेजेस कितना स्पीड में होना चाहिए रैंक आपका। तो वो सारी चीज़ें आप ऑन पेज एसईओ के रिगार्डिंग देख सकते हो। इसके अलावा जो बैकलिंक का पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो बेसिकली मैं फॉलो करता हूँ अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे, जिसमें सबसे पहले हम लोग वेट करते हैं कंटेंट को इंडेक्स होने का, और लाइक हम्म। एटलीस्ट 1 मंथ तक वेट करते हैं। क्योंकि 1 मंथ में हमको क्लियर आइडिया मिल जाता है कि ये कीवर्ड कुछ ना कुछ लाइक गूगल वेब मास्टर में है और एनालिटिक्स में है और मल्टीपल टूल्स पे हम चेक करते रहते हैं कि कीवर्ड्स कहाँ रैंक कर रहा है। लाइक हम लोग वीकली चेक करते रहते हैं कि कौन सा कीवर्ड कहाँ पर रैंक कर रहा है। फिर हम लोग अपना हम्म। हिसाब से बैकलिंक बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में फेसबुक का पेज हो गया या ऐसे जितने भी सोशल मीडिया हमारा प्रोफाइल बन सकता है, स्टार्टिंग में हम लोग वो बनाते हैं वीक या 1 वीक या 2 वीक का। और फिर उसको हम लोग इंडेक्स कराने के लिए मल्टीपल टेक्निक्स यूज करते हैं, लाइक उनको लिंक्स देते हैं मल्टीपल सोर्सेज से, तो वो इंडेक्स हो जाता है। तो जब गूगल में कोई चीज़ इंडेक्स हो रही है तो फिर अगेन आपका कहीं ना कहीं रैंकिंग इंप्रूवमेंट दिखता है। फिर हम लोग उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, और हमारा जो प्रेस रिलीज का जो नेक्स्ट स्टेप रहता है, प्रेस रिलीज में क्या रहता है कि आपकी साइट कुछ ऐसी साइट होती है जो गूगल न्यूज़ अप्रूव होती है, तो आपकी साइट वहाँ पर शो होती है गूगल न्यूज़ में। आपकी साइट को कुछ ऑथोरिटी साइट होती है आपकी नीच में या इंडस्ट्री में, कुछ न्यूज़ साइट होती है, तो वो सब जगह पर आपकी वेबसाइट को बैकलिंक मिलता है। इसके अलावा फिर आप गेस्ट पोस्ट कर सकते हो, या जो दूसरा तरीका है लाइक पीवीएंस यूज कर सकते हो। जितना आपके पास बजट हो, जितना आपके कॉम्पिटिटर्स को लिंक मिल रहा है उस पर्टिकुलर कंटेंट को रैंक करने के लिए, लाइक मैंने देखा है वहाँ तक एवरेज 30 लिंक से और 50 लिंक तक आप यूज करते हो तो कंटेंट आपका एटलीस्ट फर्स्ट पेज तक तो रैंक हो ही जाता है। ये तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज हैं, आप सब यूज कर सकते हो। तो अभी ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने देखे हैं फैज भाई कि लोग पूछते हैं कि हमें बैकलिंक्स कब से बनाना स्टार्ट करना चाहिए। लाइक कुछ लोग बोलते हैं 1 महीने के बाद, कुछ लोग बोलते हैं 2 मंथ्स के बाद। तो एक्चुअली में आप कैसे करते हैं? जैसे मैंने बताया कि 1 मंथ के बाद ही स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज मेरा मेन हम्म। पर्पज ये होता है कि
एक तो कंटेंट को इंडेक्स भी कराना रहता है, और दूसरा मेरा जो कंटेंट है कहीं रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी मुझे देखना होता है। और जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि वो वेट क्यों करना रहता है, तो उसका सबसे मेन रीजन ये होता है कि लाइक लेट्स से अगर मैं बॉलीवुड नीच में काम कर रहा हूँ या ऐसी कोई टॉपिक पे काम कर रहा हूँ जिसमें एक महीने में मेरा एक सेल आ गया या कोई एक कह सकते हैं कि एडसेंस पे क्लिक आ गया, तो मेरे को धीरे धीरे पता लग जाता है कि ये इतना रेवेन्यू मिल रहा है, इसमें इतना रेवेन्यू मिल रहा है। तो जो चीज अगर मैं काम करता और रैंक करने के बाद 2 साल बाद मेरे को पता चलता है कि यार इसमें कुछ सीपीसी का इशू है, इसमें कुछ कह सकते हैं कि कन्वर्जन का इशू है, तो वो 1-2 महीने में ही रियलाइज हो जाता है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए लॉन्ग टर्म में। तो उसको मैं स्किप कर सकता हूँ अगर मैं थोड़ा एनालाइज करूँगा। उसकी बजाय अगर मैं करने लग गया कि कंटेंट पब्लिश करते ही मैं उसको शेयर करने लग गया हर जगह पर, तो उससे क्या होगा कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन उसका रिजल्ट क्या आने वाला है वो मुझे भी नहीं पता है कि मैं कितना अर्न करने वाला हूँ। तो वो एक तरह से कैलकुलेट भी नहीं हो सकता है, और वो चीज़ थोड़ा बहुत स्पैमी भी लगता है क्योंकि गूगल खुद भी ये चीज़ को कंसिडर करेगा कि आपने ब्लॉग स्टार्ट किया और आप तुरंत बैकलिंक्स बनाना स्टार्ट कर दिया आपने। क्योंकि अगर आप देखो तो कोई भी वेबसाइट स्टार्ट होगी ऑनलाइन तो वो अपना फेसबुक पे तो शेयर करेगा ही कम से कम, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताएगा कि ये मेरा साइट है। तो मैं ऐसी ही लिंक बनाता हूँ जो स्टार्टिंग में बिल्कुल नेचुरल लगेगी, लेकिन बाद में कुछ मंथ के बाद या कुछ वीक्स के बाद मैं अपनी प्रॉपर लिंक्स बनाना स्टार्ट करता हूँ जिससे मेरी साइट को रैंकिंग भी जल्दी मिले। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो आप सब यूज कर सकते हो, और जेन्युइनली बहुत अच्छी नॉलेज दी हमारे फैज भाई ने। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी और हमारी ऑडियंस को भी लगा होगा। तो फैज भाई, अभी हम पूछते, जैसे कि आप बहुत सारे लोगों ने क्वेरीज पूछी थी एक्सपायर्ड डोमेन्स के ऊपर, तो क्या हमें एक्सपायर्ड डोमेन्स पे काम करना चाहिए? उस पे कुछ रिजल्ट दिखता है क्या? ये गूगल की मतलब क्या आप कहेंगे इसके ऊपर? एक्सपायर्ड डोमेन का मैं आपको बता देता हूँ कि उसका एक्चुअल रीजन यही होता है कि एक डोमेन है जो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन उस डोमेन में कहीं ना कहीं एक बैकलिंक का प्रोफाइल बना बनाया आपको रेडीमेड मिल रहा है। बिकॉज जैसे लेट से कि अगर कोई कंपनी है, उसने अपना प्रोडक्ट या ऐप कोई भी चीज लॉन्च की है, तो वो सेम चीज करता है जो आप आने वाले 2 साल या 1 साल में करने वाले हो। लाइक प्रेस ऑलरेडी करा हुआ है, सोशल मीडिया में उसने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, गेस्ट पोस्ट उसने ऑलरेडी करा हुआ है। तो वो सारी की सारी चीजें आपको रेडीमेड मिल जाती है एक एक्सपायर डोमेन में। तो आप उसको परचेस करोगे तो ऑब्वियसली आपका काम और इजी हो जाएगा, क्योंकि आपका 50% काम जो है वो ऑलरेडी डन है। आपको बस उसमें कंटेंट पब्लिश करना स्टार्ट कर देना है। और लाइक मोस्ट ऑफली केसेस में इनकम भी स्टार्ट हो जाता है आपका एक्सपायर डोमेन पे कंटेंट डालते ही, विद इन लाइक 3 मंथ। तो आपका कहीं ना कहीं एक मेरे हिसाब से भी ये चीज़ काफ़ी ईजी है कि अगर आप एक्सपायर डोमेन पर साइट बनाते हो तो आपका रेवेन्यू भी जल्दी आपको मिलता है और आपको मेहनत भी कम करनी पड़ती है। जिन लोगों को मतलब, अगर आप सब जानना चाहें भाई कि एक्सपायर्ड डोमेन कैसे फाइंड करना है, तो कुछ स्ट्रेटजी उसके ऊपर? एक्सपायर डोमेन मेरा तो मेथड मेरे ख्याल से थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल जो स्टार्ट कर रहा है, एक्सपायर डोमेन में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है। उसमें जो सबसे इजी और कह सकते हैं कि एक चीप रेट में मिलता है डोमेन, वो डिलीटेड डोमेन कैटेगरी में आता है। तो आपको बस expiredomain.net में जाना है और वहाँ पर डिलीटेड डोमेन आपको मिलते हैं, और उसमें बाकी थोड़ा आपको यूट्यूब करना पड़ेगा, उसमें आपको कुछ फिल्टर यूज इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है एक्सपायर्ड डोमेन्स डॉट नेट के ऊपर, कैसे फाइंड करना है, वो आप देख सकते हो। बाकी हम थोड़ा सा और स्ट्रेटेजी जानेंगे भाई से। तो इसी के ऊपर बताइए भाई, और जैसे कुछ पेड जो अगर जाना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? पेड में रहता है कि अगर आपको लेट से कि बिडिंग करना है, कोई एक्सपायर डोमेन होने वाला है, तो उसके लिए आपको कुछ टूल्स बाय करने पड़ते हैं, जैसे कि स्क्रैप बॉक्स है, उसके साथ आपको प्रॉक्सीज लेनी पड़ती है, साथ में आपको एक आरडीपी लेना रहता है। उसका यूज ये रहता है कि लेट से कि आज के दिन में लाखों डोमेन एक्सपायर हो गए, तो अब मैं उसको तुरंत कैसे चेक कर पाऊंगा कि इसमें से कौन सा डोमेन का क्या डीए था या क्या बैकलिंक्स था। तो वो सारा चीजें आपको बल्क में देखने के लिए ऐसे टूल्स बाय करने पड़ते हैं जिसमें आप सारे डोमेन स्क्रैप बॉक्स में डाल दो, और अगर आपके पास आरडीपी है, प्रॉक्सी है, तो वो काम जल्दी कर देगा। आपको आपको तुरंत बता देगा कि ये डोमेन्स आपको लेने चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं एक ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद बाकी आपको बैकलिंक्स के हिसाब से उसको फिल्टर करना पड़ता है कि जो डोमेन का ज़्यादा बैकलिंग है आपको उस पर फोकस देना है। लाइक लेट से कि आपको ऐसे डोमेन मिलते हैं जिसका 2000 या 1000 बैकलिंग ऑलरेडी बना हुआ है, और मिनिमम आप ये फिल्टर कर सकते हो बैकलिंग वाइज कि 30 to 20 बैकलिंग्स मिनिमम एक डोमेन में हो। तो उससे क्या होगा कि ज़्यादातर डोमेन्स आपके ऑटोमेटिकली उसमें फिल्टर हो जाएंगे। फिर बाद बाद में आप ये चेक कर सकते हो कि वो डोमेन का वेबेक कैसा था। तो वेबेक का वेबसाइट आप उसमें चेक कर सकते हो कि पहले वो वेबसाइट कैसी बनी हुई थी, उसमें क्या कंटेंट पब्लिश था,
और मैं ज़्यादातर ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ब्लॉगर्स की साइट मत परचेस करना अगर कोई ब्लॉगर बनाया हुआ है, बिकॉज काफ़ी सारे केसेस में वो पीबीएन बना हुआ होता है ऑलरेडी, ना के बराबर ही रहता है। तो आप ऐसे ही वेबैक चेक करो कि जो पहले कोई कंपनी था या कोई प्रोडक्ट था या कोई सर्विस था जो एक अच्छे लेवल पर कोई रन कर रहा था, वैसा डोमेन मैं खुद भी प्रेफर करता हूँ। फिर आपने वेबिक चेक कर लिया, आपने बैकलिंक चेक कर लिया, आपको एक्सपायर डोमेन मिल रहा है, अब उसके बाद एक स्टेप रहता है और डोमेन का ड्रॉप चेक करना। तो आप ये ट्राई करो कि जितना कम ड्रॉप हो उतना ज़्यादा बेटर है। लाइक मैं ट्राई करता हूँ अगर डिलीटेड डोमेन में ले रहा हूँ तो मेरा ड्रॉप लाइक 0 हो, ठीक है, लाइक 1 ड्रॉप हो। तो वैसे डोमेन्स आप लोगे तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो डोमेन ज़्यादा यूज नहीं हुआ है, आपने सिंगल यूजर था या ऑनर उसका 1 था। तो ऐसे केसेस में डोमेन का क्वालिटी भी रहता है और उसमें जो गूगल के हिसाब से लिंक जूस होता है वो भी रहता है। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं, आप उनको यूज कर सकते हो अगर आप सबको एक्सपायर्ड डोमेन्स खरीदते हैं। और आई होप आप सबने इससे पहले नहीं सुना होगा, कुछ लोगों के लिए नया है, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं थैंक यू बोलूंगा फैज भाई को कि ये सब आप हमारी ऑडियंस को आप बता रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ये भी सुना है कि आप वेबसाइट्स भी बेचते हैं, फ्लिप बहुत सारी वेबसाइट्स करते हैं। तो अभी जैसे मैं एक न्यूबी हूँ इस इंडस्ट्री में, तो मुझे क्या करना चाहिए, लाइक किस टाइप की वेबसाइट्स बिकती हैं और क्या मेरा प्रोसीजर होना चाहिए वेबसाइट बेचने के लिए? वेबसाइट अगर आप बेचना चाह रहे हो तो उसमें आपका सबसे पहला तो टारगेट ये रहता है कि आपको मिनिमम वेबसाइट आपका 6 मंथ ओल्ड हो और उसका मिनिमम इनकम $300 पर मंथ हो या लेट से $500 पर मंथ हो। तो आप उसको हम्म। बेचने के लिए फ्लिपका पे या कहीं भी लिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप सबसे पहले तो फ्लिपका पे भी अगर वेबसाइट लिस्ट करते हैं तो उसका भी आपको लाइक $50 to $60 का एक चार्ज देना पड़ता है। तो वेबसाइट आप बेचोगे तब भी आपको उसका कमीशन देना पड़ता है। तो अगर वेबसाइट का उतना अर्निंग भी नहीं होगा तो उसको आप बेचने जाओगे तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है। दूसरा, आपका वेबसाइट आप बेचते हो तो आपको 2 साल का जो रेवेन्यू है आपका वो आपको एक साथ मिल रहा है। लेट्स से कि अगर आप मंथली 30,000 कमा रहे हैं तो आपको 2 साल का रेवेन्यू एक साथ मिल जाएगा। वो पैसा आप दोबारा ब्लॉगिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं इसीलिए ज़्यादातर वेबसाइट प्रेफर करता हूँ कि आपका लाइक मंथली या ईयरली आपका टारगेट बना सकते हो कि मैं 5 साइट बनाऊंगा जिसको लाइक लेट्स से $5 तक मैं ग्रो करूंगा या $1,000 पांच साइट मेरी बनाता हूँ और उसको मैं बेचूंगा। तो आप लाइक एक अच्छा रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन आपकी साइट अच्छी है, आपका रैंकिंग अच्छा है, तो आपको एक साथ 3 साल का रेवेन्यू मिल जाएगा। तो कुछ लोगों की ये भी क्वेरी होगी कि अगर जैसे हम उससे $500 कमा रहे हैं तो हम उसको बेचे क्यों, है ना? तो ये भी लोग सोचते हैं कि हम उसको जब हम उससे बना रहे हैं और आने वाले टाइम में उसको हम स्केल भी करेंगे तो हम उसको बेचे क्यों। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये भी आता है कि जैसे इतनी नई साइट क्या इतना पैसा बना पाएगी? इसमें सबसे पहले तो ऐसी मैं बताऊंगा कि आपको हम लोग जो साइट बनाते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है। आपका मेन पर्पस तो ये होता है कि आपको इनकम कमाना है, राइट। अब लेट्स से कि मैं एक ब्लॉगर हूँ, मेरी साइट है ब्लॉगिंग टिप्स के ऊपर है, ठीक है। लेकिन मेरे को ये चीज़ पता है कि मैं ब्लॉगिंग टिप्स शेयर करके पैसा नहीं बना रहा हूँ, मेरा एक्चुअल कमीशन आ रहा है होस्टिंग बेच कर। लाइक लेट्स से कि मेरे को सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है ब्लू होस्ट से, ठीक है। लाइक मेरा एक भी सेल जा रहा है तो मेरे को $100 मिल रहा है ब्लू होस्ट से। अब वो एक सेल तो मैं कभी भी ला सकता हूँ, एक महीने में बन सकता है या एक दिन में बन सकता है, जैसा मेरा लाइक कह सकते हैं कि मेरा जो मेथड होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा कि मैं वो इतना रेवेन्यू कैसे ला सकता हूँ। बिकॉज हम अफिलेट का ही बात कर रहे हैं। तो अफिलेट में यही रहता है कि आपका एक कह सकते हैं कि एक कीवर्ड है जो मेन होता है। बाकी भले आप कितनी भी थीम्स बेच रहे हो या प्लगइन्स बेच रहे हो, कहीं ना कहीं आपको पता रहता है कि मेरा मेन रेवेन्यू तो यहीं से आ रहा है। तो अब आप यही चाहोगे कि मैं उसी कंटेंट को बार बार अपने वेबसाइट में नहीं लिख सकता। तो वैसे केस में आपको क्या रहता है, मल्टीपल साइट बनाते हो। मतलब आप ब्लू होस्ट के ऊपर ही एक कीवर्ड के ऊपर ही मल्टीपल साइट आप बनाते हो। तो अब उस तरह की साइट आप 10 बनाओ 100 बनाओ, आपका जितना बजट है। अब वैसी साइट आप बना रहे हो और आपको पता है कि मैं ये लिंक्स बनाऊंगा, ये कंटेंट इतना पब्लिश होगा तो मेरा साइट कहीं ना कहीं रैंक हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड होती है कि आप साइट रैंक कर रहे हो। माइक्रो नीच ब्लॉग बना के आपकी लेट से कि 10 में से अगर 3-4 साइट भी आपकी रैंक हो गई ब्लू होस्ट की जो भी आपका होस्टिंग है, तो आप रेवेन्यू कमा रहे हो $500 या $1,000 मंथली। तो आप उसको जब बेचोगे उसका आपको एक साथ 2-3 साल का रेवेन्यू मिल रहा है, फिर से आपके पास पैसा आ गया, आप फिर से इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइक अभी आपने होस्टिंग के ऊपर काम किया, आप किसी थीम पे काम कर सकते हो। तो वही चीज़ होता है कि जो आप साइट बना के बेच रहे हो तो उसका ये मेन पर्पस यही होता है। हम्म।
तो इस तरीके से आप सबको भी एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे आप सारी चीजें कर सकते हो। मतलब ऐसी सारी स्ट्रेटजीज कोई और तो आपको बताएगा नहीं, आप कहीं किसी लाइक पेड प्रोग्राम में भी एनरोल करोगे तो वो भी आपको नहीं बताएगा। तो ये सब चीजें हमारे चैनल में मिलती है, क्योंकि हम हमारे जो गेस्ट जो स्पीकर्स होते हैं बहुत ही मस्त होते हैं। तो थैंक यू फैज भाई, अगेन आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी। तो जाते जाते हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस के लिए एक लास्ट मैसेज दीजिए, जो लोग लाइक ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर एसईओ स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रैफिक, मतलब जो भी आपको बोलना है उनको आप बोल सकते हैं, आपकी जो एडवाइस, ताकि वो उनको उनके फ्यूचर को अच्छा बनाने में हेल्प करे। और सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि आप अगर ब्लॉगिंग में आपको अगर सही में काम करना है तो आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। लाइक अगर आपको डोमेन नहीं खरीदना है तो कोई बात नहीं है, आप सीधा ब्लॉग स्पॉट पे जाओ, आप एक कंटेंट लिखना एटलीस्ट चालू कर दो। या फिर आपको कंटेंट भी नहीं लिखना आता है तो आप अभी भी इतने सारे एंड्रॉइड फ़ोन है कि अगर आप कोई चीज़ बोलोगे तो भी कंटेंट आप लिख सकते हो। लाइक आप कुछ एक 30 मिनट या मेरे ख्याल से 10-20 मिनट भी अगर बोलते हो, बिकॉज गूगल में खुद ही टाइप हो जाएगा, आपको बस बोलना है। तो आप ऐसे ही स्टार्ट कर दो ब्लॉगिंग, आप ब्लॉग स्पॉट पे स्टार्ट कर दो। फिर जैसे ही आपको नॉलेज मरता है तो आप डोमेन ले सकते हो, 200-300 और रुपए का डोमेन आता है। फिर आपने ब्लॉग स्पॉट पे डोमेन यूज कर लेना है और फिर आप अपना जो भी एफिलिएट है या एडसेंस है उसमें यूज करके स्टार्ट कर दो। मतलब आपको यही मैं कहूँगा कि आप एक्शन ले लो तो ही आप थोड़ा बहुत सीख पाओगे। अगर आप पढ़ते रहोगे और ये सब चीज़ें में आप कंफ्यूज हो जाओगे, लाइक काफ़ी लोग मैं देखता हूँ जो पढ़ते रहते हैं और एक टाइम के बाद वो लोग कम्युनिटीज में देखते हैं कि लोगों का साइट पैनलाइज हो रहा है या किसी का कोई प्रोजेक्ट फेल जा रहा है, तो वो खुद उस चीज़ को नेगेटिवली ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट है, वो बंदा नहीं कर पाया तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो जबकि प्रैक्टिकली ये नहीं होता है, बिकॉज 100 में से एक ही बंदा ऐसा होता है जो फेल जाता है, बट आपको वही चीज़ दिखती है जो कम्युनिटीज में पोस्ट हो रहा है। तो आप ये ट्राई करो कि आप खुद से ये सब चीज़ें करना स्टार्ट कर दो। लाइक जैसे अभी आज भी आपने जो चीज़ें देखी है आप उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। तो इम्प्लीमेंटेशन का ही गेम है, अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन जो सब पूछते हैं, मेरे मन में अभी आया, बहुत लोग ये मुझे मेरे यूट्यूब वीडियोस में कमेंट करते हैं कि अमित भाई, एक ब्लॉगर एक एवरेज इनकम कितनी एवरेज इनकम कमा सकता है पर मंथ? तो आप क्या बोलेंगे भाई इसके ऊपर? एवरेज इनकम ब्लॉगर मेरे हिसाब से तो $1000 सबसे इजी है कमाना अगर ब्लॉगिंग आप स्टार्ट करते हो। बिकॉज उसका रीजन यही है कि लाइक अमेरिका में जो उनका एवरेज स्पेंड होता है वो $1500 और $1000 उनका मिनिमम होता है। तो वहाँ पर जो इनकम है वो एडवर्टाइजमेंट और बिडिंग भी उतना ही होता है। तो जब उनका एक्सपेंस उतना है तो एडवर्टाइजमेंट भी इतना है, अफिलिएट का कमीशन भी उतना ही अच्छा मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो चीज़ें डिजाइन की है वो वहाँ के रेसिडेंट को देखकर डिजाइन की है। बट वही चीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा हो जाती है, $1000 और लाइक $2000। तो आप जब उनके साथ वैसी नीचीज में काम करते हो तो आपका रेवेन्यू बहुत इजीली इतना मिल जाता है, लाइक $1000। तो एक एवरेज ब्लॉगर इंडिया में आराम से 1000 से 2000 डॉलर आराम से कमा सकता है। तो थैंक यू फैज भाई हमारे चैनल पे आने के लिए। बहुत सारी नॉलेज आपने शेयर करी, मतलब ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो, तो आप सब इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आपकी कुछ क्वेरी है ब्लॉगिंग से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड, आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर फैज भाई भी एक्टिव रहेंगे तो वो भी उसका रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। तो आप सब अगर नए मेहमान हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और आप सब हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है। और फिर चलिए, फिर मिलते हैं आपसे अपनी फ्यूचर वीडियोस में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।